Hello, all of you. This is our biology lecture, unit first, chapter 1, reproduction in organism. Earlier we have discussed about the all blueprints and all 4 units. Now we will start our first chapter of reproduction in organism. Okay. Reproduction in organism, that is, we all know that what is the meaning of organism, that those all things which are living, okay, they exist, life is exist, all the things are called organism, okay, all the living things we can say that organism, and we have to discuss it. If the things are living, then reproduction will be exist there, otherwise no. So the first chapter is reproduction in organism. First of all, हम सभी जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग वंस से एक डेवलप जो न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है, आप सभी जानते हो न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ओके, न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल्स, ये सारे टर्म्स आपको पता है, ठीक है. किसी भी एक प्री एग्जिस्टिंग से नए इंडिविजुअल का जो बर्थ होता है, जन्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है. रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ठीक है. रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? आई थिंक रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फ्यूचर देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ. क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज यहां पर जो ऑर्गेनिज्म, आई थिंक अगर कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ दें तो जो अपने बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं नए इंडिविजुअल्स में, उनको अगर छोड़ दें, ठीक है, तो इस अर्थ पर those all organisms we can see by naked eyes, those all organisms we cannot see by naked eyes. Okay, that means all microorganisms or all large organisms we can see them. ये जो सभी organisms हैं, ये कोई भी immortal नहीं है, ठीक है. immortal मतलब कोई भी अमर नहीं है, ठीक है. सबकी मृत्यु निश्चित है. The death is final, ठीक है. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ऑन द अर्थ, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ठीक है, चाहे वो फंगी हो, है ना, मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंगी हो, एल्गी हो, ओके, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है. एनिमल्स में भी कोई सा भी टाइप हो, ठीक है. सारे क्लासिफिकेशन हमने अर्लियर क्लासेस में स्टडी किए हैं. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक लाइफ स्पान होता है, मतलब कभी न कभी वो जन्म लेंगे, एसेक्सुअली लेंगे या सेक्सुअली लेंगे, दे विल बी ऑन द अर्थ, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ओके, दैट मीन्स दे विल गेट टू डेथ, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है. तो जब मृत्यु निश्चित है, ठीक है, कोई यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं होगा, तो नहीं होगा तो जो होगा उसे यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद जो होगा उसे नहीं आना पड़ेगा. दैट मीन्स द न्यू इंडिविजुअल शुड बी देयर इफ देयर शुड हैव लाइफ ऑन अर्थ. अगर अर्थ पे लाइफ होना चाहिए तो उसके लिए लगातार रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है. तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एग्जिस्टिंग जो लाइफ है वो इमोर्टल है, उनकी कभी ना कभी डेथ होगी और उसके बाद कोई लाइफ नहीं होगी, ठीक है. तो देयर इज बेसिक नीड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और लगभग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पर जो बहुत अच्छे से रिप्रोडक्शन करते हैं उनकी काफी अच्छी संख्या है, ठीक है. जो नहीं कर पाते या किसी कारण से उनके इंडिविजुअल्स को, जैसे कि बाघ, शेर और टाइगर का शिकार कर लिया जाता है तो उनकी संख्या वैसे कम हो जाती है, ठीक है. तो वो इंडेगर्स हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं बहुत सारे एनिमल्स,
डायनासोर नॉट अवेलेबल देयर और वहां पे क्या कारण रहे होंगे उस पर हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, मैंने आपसे डिस्कस किया है इसको इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ प्रोड्यूसिंग, ये हमने सबने डिस्कस किया, आप सबको पता है, फिर भी मैं एक बार अदर फॉर्मूले आपसे डिस्कस करता हूं कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल हु हैव लाइफ, है ना, हम फैक्ट्री के सामान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लाइफ की बात हो रही है, न्यू लाइफ, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड, है ना, मतलब मनुष्य से मनुष्य का, एनिमल से एनिमल से, काऊ का काऊ से, ठीक है, बफेलो का बफेलो से, द न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड, फ्लावर का फ्लावर से, सेम काइंड, सोयाबीन का सोयाबीन से चना इंट्रोड्यूस हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आ रही मेरी बात सुनते हैं। तो द न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग वंस, एक सोयाबीन का बीज हमने बोया है वो प्री एग्जिस्टिंग वन है, कौन है, प्री एग्जिस्टिंग वन, सोयाबीन का बीज जो हमने बोया है, ठीक है, अब वो बड़ा होगा, उसमें फ्लावर्स आए, फ्लावर्स के बाद उसमें फलियां भी आ चुकी है हमारे खेतों में, उन फलियों में दाने आएंगे, ठीक है, वो दाने नए मेच्योर सोयाबीन के दाने बनेंगे, वही क्या है, न्यू इंडिविजुअल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो जो डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग वंस, ओके। अब यहां पर क्या है कि रिप्रोडक्शन को तो हमने डिस्कस कर लिया है। रिप्रोडक्शन में होता क्या है, हम सबने डिस्कस किया हुआ कि जो क्या बोलते हैं, मेल एंड फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन होता है, ठीक है, मेल और फीमेल गेमेट्स के फ्यूजन से जो न्यू इंडिविजुअल एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, और एम्ब्रियो से क्या बनता है, न्यू इंडिविजुअल बनता है, फोटस बनता है, फोटस से न्यू इंडिविजुअल बनता है, ये सब आपको पता ही है। और उसमें जो होता है हमको पता है कि जो न्यू इंडिविजुअल्स फ्यूजन से जो आते हैं, एक्चुअली फ्यूजन जो होता है मेल और फीमेल गेमेट का होता है, तो मेल और फीमेल गेमेट जो होते हैं सिंगल सेल होते हैं, आप सभी जानते हैं सिंगल सेल होते हैं, स्पर्म भी सिंगल सेल होते हैं, जो ओवम होता है, एग जो होता है फीमेल एग वो भी सिंगल सेल होता है, लेकिन उसमें डीएनए होता है और डीएनए कंटेंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स, उस डीएनए में पेरेंट्स के जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट होते हैं, ठीक है, ये आप सभी को पता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी इंडिविजुअल में ट्रांसफर होती है ना, तो वो सेम काइंड का होता है, ठीक है। उसकी जो यहाँ तक कि हम जब क्लास 10 पे हमने पढ़ा था कि डीएनए जब कॉपी होता है तो डीएनए कॉपी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होना जरूरी है, हालांकि हल्का सा वेरिएशन आता है, लेकिन अगर ज्यादा वेरिएशन आ गया है ना तो जो न्यू इंडिविजुअल है इट विल गेट लीड्स टू डेथ, ठीक है, ये हमने क्लास 10 में पढ़ा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो लंग्स की सेल है, ठीक है, लंग्स की सेल किसमें हेल्प करती है, एल्वियोलाइज किसमें हेल्प करते हैं, ब्रीथिंग, ठीक है। अगर ये सेल्स स्टमक में रिप्रोड्यूस होगी, स्टमक का जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टमक की तरह डेवलपमेंट नहीं होगी करेगा सेल्स को, वो लंग्स की तरह करेगा, तो स्टमक में तो डाइजेशन होता है, वहां तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलना चाहिए, ठीक है, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको फूड को डाइजेस्ट करता है ना, बैक्टीरिया को किल करता है। अब वो लंग्स वाली जो चीजें हैं वो स्टमक में आ रही है, लंग्स में बहुत सारी चीजें, वो सेल्स डेवलप नहीं हो रही, वो सेल्स डेवलप क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो पूरा 100% या फिर बोल सकते हैं डीएनए जो उन सेल्स का है, लंग्स वाली सेल्स का है, वो कॉपी नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या लाइफ एग्जिस्ट करेगी, नहीं, इट विल लीड्स टू डेथ। तो हमारा कहना ये है कि जो प्री एग्जिस्टिंग वंस से जो न्यू इंडिविजुअल आता है उस न्यू इंडिविजुअल में जेनेटिक मटेरियल भी ठीक से कॉपी होना चाहिए, हालांकि हम जानते हैं कि 100% कॉपी नहीं होता है और वो
they think जहाँ पे जो एरर आता है it leads वेरिएशन और वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। यू ऑलमोस्ट वेरी वेल, हमने जेनेटिक एंड इवोल्यूशन फर्स्ट टाइम में पढ़ा है, लास्ट ईयर में पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद लाइफ स्पान पर। कहाँ आते हैं? लाइफ स्पान की मान लो फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग ह्यूमंस द न्यू इंडिविजुअल डेवलप, ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर किसी न्यू इंडिविजुअल चाहे वो प्लांट ले लें, ठीक है, चाहे वो रेप्टाइल्स ले लें, चाहे वो एनिमल्स ले लें, ठीक है, या फिर बर्ड्स ले लें, ह्यूमंस ले लें, किसी का भी अगर न्यू इंडिविजुअल टेकिंग बर्थ, ओके, देन व्हाट विल हैपन? क्या वो होते से खत्म हो जाता है? नहीं, एक्चुअली द पीरियड फ्रॉम द बर्थ, ओके, इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो न्यू इंडिविजुअल प्री एक्जिस्टिंग मंथ से आया है उसने क्या किया है? इट टेक्स बर्थ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, नेचुरल डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय है वो क्या होता है? लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पान, the period from birth to the natural death of an organism. The period from birth to the natural death of an organism is called life span, ठीक है। लाइफ स्पान जो होता है, we can see that there is a many type of organism are there. Last year we have discussed about हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, ठीक है, प्लांट किंगडम और एनिमेलिया किंगडम, सारे किंगडम्स पढ़े और आप जानते हैं कि कितना ज्यादा वेरिएशन है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेलुलर तक जो वेरिएशन है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, तो क्या सबका लाइफ स्पान सेम है? नहीं, आप सबको पता है ना, मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी हमें डिस्कशन करना होता है कि ह्यूमन का जो लाइफ स्पान है, एवरेज लाइफ स्पान 70 to 80 का होता है, ठीक है। जो एलिफेंट होते हैं वो भी लगभग इतने साल तक रहते हैं, फिर डेथ हो जाती है। डॉग्स का, हॉर्स का, रेप्टाइल्स का, ठीक है, बर्ड्स का, प्लांट्स का, सबका अपना अपना एक लाइफ स्पान होता है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी एक लाइफ होती है, कुछ 5 साल जीते हैं, जैसे एक मक्खी है, मच्छर होता है, वो एक दिन ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 24 या 12 आवर्स खुद एग्जिस्ट करता है। हम बात करें टर्टल की तो वो 150-200 सालों तक भी जी सकता है ना। ह्यूमन की और एलिफेंट की जो लाइफ स्पान होती है वो 70-80 साल होती है। तो सबका लाइफ स्पान अलग अलग होता है, आपकी बुक में दिया है, आप देखना कि 1 साल से 1 दिन से लेके 100-200 साल तक के लाइफ स्पान सब आपको मिलेंगे, ठीक है। और लाइफ स्पान जो होता है वो किसी भी, चाहे ह्यूमंस का ले लेते हैं सबसे पहले ताकि आसानी सब समझ में आए, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, खासकर 4 कैटेगरी बोल सकते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी आता है, जिसे वैसे तो हम चाइल्डहुड को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन चाइल्डहुड रिप्रोडक्शन में नहीं आता है, ठीक है। वहां पर जो बच्चा होता है कभी भी रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर नहीं होता। आफ्टर 12 to 13 मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपरेशन, उनकी बॉडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो 17 to 18 तक आपका फुल प्रिपेयर्ड रिप्रोडक्शन के लिए हो जाती है, ओके। इस पीरियड को हम एडोलेसेंस वाला पीरियड बोलते हैं, है ना। और एक कोई टर्म है वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो टर्म है, जो हम बात कर रहे हैं कि 12 से लेकर 18 तक जब बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होती है, तो जो 12 से 18 का जो टर्म होता है, वो जो टर्म होता है वहां पे हम रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसका, हमारी एज का लाइफ स्पान का जो पार्ट है, ये जो पार्ट होता है इसको जुवेनिलिटी टर्म दिया गया है, जुवेनिलिटी, ठीक है।
अब जुवेनिलिटी जो टर्म है यहाँ पर, रिप्रोडक्शन का जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, वो जुवेनिल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होती है। वो जो लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान का जो पार्ट होता है उसको जुवेनिलिटी बोलते हैं। उसके बाद जैसे कि ह्यूमंस की बात करें तो इन द टर्म ऑफ 17-18 के बाद हम क्या होते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, मतलब एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो तब हम रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होते हैं, और जब तक रिप्रोडक्शन के लिए हम एलिजिबल होते हैं ना, ठीक है, हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए एलिजिबल होती है, तब तक रिप्रोडक्शन चलता है। उस जो टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी। जब तक हम रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होते हैं, है ना, कि रिप्रोडक्शन चलता रहेगा। उसके बाद जो प्रोसेस आता है, उसके बाद ये बोल सकते हैं कि एक समय होता है, वहां तक रिप्रोडक्शन चलता है, ठीक है। जैसे कि फीमेल्स में हमने क्लास 7-8 में पढ़ा था कि फीमेल्स में जो समय होता है 52-55 के आसपास, उस समय में उसके बाद जो ओवम एग होते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, ठीक है। और जो मेंस्ट्रुएशन का भी जो प्रोसेस है वो बंद हो जाता है, उस प्रोसेस को हम मेनोपॉज बोलते हैं। वो जो टर्म होता है, कीवर्ड्स हमने पढ़ा हुआ मेनोपॉज, ठीक है। तो फीमेल्स में वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? उसके बाद एजिंग स्टार्ट होती है ना। एजिंग जो टर्म है, मतलब जस्ट लाइक हिंदी में एक ही शब्द से हम समझ सकते हैं कि बुढ़ापा धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। वहां पर रिप्रोडक्शन ऑफ हो जाता है। तो हालांकि मेंस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एजिंग तो वहां भी स्टार्ट हो जाती है। अब बात करें एजिंग की, तो एजिंग क्या होता है कि हमारा, आपकी बुक में भी दिया है, आप देखना सेकंड नंबर पेज के, चैप्टर के सेकंड नंबर पेज पे, कि हमारी जो बॉडी है वो 50-60% कोलेजन प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? कोलेजन प्रोटीन से, ठीक है। तो कोलेजन प्रोटीन जो है वो 50-60% हमारी बॉडी को बनाता है। और वो कुछ समय के बाद क्या होता है, जैसे हमने प्लांट के बारे में पढ़ा है कि प्लांट के टिप पे जो लिविंग सेल होता है, प्लांट के आसपास जो बार्क बनता है वो डेड सेल बनता जाता है, डेड सेल होता जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही या फिर नारियल का जो छिलका होता है वो बहुत स्टिफ होता है। तो कुछ समय के बाद जब एजिंग स्टार्ट होता है तो कोलेजन प्रोटीन जो है वो स्टिफ होना चालू हो जाता है, कड़क होना चालू हो जाता है। तो आप देखेंगे कि और जो ये रिन्यूएबल नहीं है। कोलेजन प्रोटीन जो है, इसको ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ठीक है। बोनस लर्निंग में आपको दिया है बुक में। ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये रिन्यूएबल नहीं है, इसके नए प्रोटीन्स नहीं बनते हैं, है ना। आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि कोलेजन प्रोटीन की स्टिफनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब आपके खान पीन को ध्यान देके, आपके वर्कआउट्स को ध्यान में रखकर आप ये जल्दी स्टिफ ना हो ये कर सकते हैं, लेकिन ये रिन्यूएबल नहीं है। नए सेल्स नहीं बनते इसमें, कोलेजन प्रोटीन्स नहीं बनते, ठीक है। जो होते हैं वही चलते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद, एक एज के बाद, यहाँ पर कोलेजन प्रोटीन स्टिफ होना, कड़क होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वही क्या होता है कि बाद में बुढ़ापे में आपको झुर्रियों के रूप में और जो स्किन पे सल आ जाते हैं, है ना, रिंकल्स जिसे हम बोलते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, तो रिंकल्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस से लेकर बिफोर द डेथ, ठीक है, बिफोर द डेथ हम जहां तक पहुंचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एजिंग बोलते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट टर्म है एजिंग के बाद में क्या होता है कि फाइनली हमारे जो सेल्स है, ठीक है, वो एक तरीके से एक समय ऐसा आता है कि काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फिर देयर इज नो लाइफ, देयर इज डेथ फाइनल, ओके। तो जो डेथ होती है आपके थर्ड पेज पे, चैप्टर के थर्ड पेज पे भी जो टाइप ऑफ डेथ है वो भी दिया हुआ है। क्लिनिकल डेथ होता है। क्लिनिकल डेथ में क्या होता है कि हमारे हार्ट बीट्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। हमारी आंखों की जो पुतलियां हैं वो इधर उधर होना बंद हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर जो मूवीज में देखा होगा या सीरियल्स में, टीवी में, कि वो ऐसे करके चेक करते हैं कि हाँ वो मूवमेंट बंद हो गया है ना। हमारी हाथ की ये जो नसें है ना, ये इनमें ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है ना। हार्ट जो होता है वो बीटिंग करना बंद कर देता है।
तो वो क्लिनिकल डेथ होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद भी क्लिनिकल डेथ होने के बाद भी हमारे सेल्स काम करते रहते हैं कुछ समय के लिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे। हर ऑर्गन्स के सेल्स का अलग अलग लाइफ स्पान होता है आफ्टर द क्लिनिकल डेथ। तो वो समय जो होता है उसमें क्या कर सकते हैं हम कि हमारे ऑर्गन्स को किसी और नीडी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तब तक वो चलते रहते हैं, और अगर उन्हें हार्ट से ब्लड मिलना चालू हो गया फिर से, है ना, तो वो फिर से वो मतलब खत्म नहीं होते हैं, उनमें प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। और वो किसी और नए इंडिविजुअल को, जो नया नीडी पर्सन था, उसको लाइफ दे देता है। तो एक क्लिनिकल डेथ के बाद जो डेथ आती है वो बायोलॉजिकल डेथ होता है ना। और वो तो उसमें दिए आप देखना, सारे डेथ के टाइप्स भी हैं उसमें, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी फाइनली डेथ आती है। तो फाइनली वो जो ब्रेन सेल्स होते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स सबसे बाद में खत्म होते हैं, है ना। तो ब्रेन सेल्स का जो लाइफ स्पान होता है आफ्टर द डेथ वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये तो बात की है हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमने लाइफ स्पान को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और डेथ तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, लेकिन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं क्लास 10th में, और लास्ट ईयर भी थोड़ा बहुत किया है हमने, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। द न्यू टॉपिक इज व्हाट? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें यू ऑल नोज वेल के जितने भी लिविंग सेल्स हैं, चाहे सिंगल सेल्स है, मल्टी सेलुलर से, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे सिंगल सेल है या मल्टी सेलुलर है, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, उनमें या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ मेनली टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने टाइप क्लास 10 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। जहाँ पे टू पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ 2 पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपने पढ़े, जैसे बाइनरी फिजन होता है लीवापेरेमेशियम में, है ना, बडिंग होती है हाइड्रा में, रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में, फ्रेगमेंटेशन होता है प्लेनेरिया में, रीजनरेशन होता है ना, रीजनरेशन होता है, और जिसमें हेड अलग हो जाता है, ट्रंक अलग हो जाता है, लेग्स अलग हो जाते हैं, और तीनों में नए नए इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में जैसे एल्गीज होती है, एल्गी के जितने टुकड़े होते हैं उनसे नई एल्गीज बन जाती है ना, ये फ्रेगमेंटेशन का है। और भी पढ़े थे हमने स्पोर फॉर्मेशन, हमने जो पढ़ा था, स्टडी किया था, जो फंगी में होता है स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें नेक्ड सीड होते हैं, सेल पे कवर नहीं होता है ना, वो फंगी के लिए हमने पढ़ा था स्पोर फॉर्मेशन। और भी टाइप थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने लीव्स, वो आई थिंक कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के पार्ट से, जैसे रूट या स्टेम से नए इंडिविजुअल प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं, उनको वेजिटेटिव ब्रायोफाइलम, जो एग्जांपल पढ़ा था हमने लीव्स का, जिसमें उसकी लीव्स के अराउंड बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के पार्ट से ये जैसे जिंजर होता है ना, और भी जिंजर जैसे पोटैटो होता है इनके बर्ड्स, तो ये सारे स्ट्रीम या रूट के पार्ट है। और मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जब भी ये मोस्टली सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो एक नया प्लांट डेवलप कर देते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरली भी होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर्टिफिशियली भी होता है, जैसे ग्राफ्टिंग करते हैं, है ना। एक छोटे जो बेर का पेड़ होता है, छोटे बोर का पेड़ जो होता है, उसके बाद में एप्पल बोर का पेड़ ग्राफ्ट किया जाए तो वो नया प्लांट डेवलप हो जाता है, दोनों टाइप का। तो आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग भी होती है ना। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी है जिसमें ये सारी चीजें होती है। तो ये सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कवर करते हैं, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पहले लेते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप जो हमने क्लास 10 में डिस्कस किए, इनको एक बार हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।